सर नमस्ते, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। चूँकि मेरा शोध विषय 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच के विकास से संबंधित है, जो कि नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में है। तो उसी संदर्भ में मेरा विभिन्न हिंदी बेल्ट के विभिन्न राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ आना हुआ है। तो उसमें आपका छत्तीसगढ़ में जितना मैंने समझा और जाना, छत्तीसगढ़ के रंगमंच के विकास में आपका बड़ा योगदान है, इसलिए आपका इंटरव्यू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति रंगकर्मी सर सुभाष शर्मा सर जी से। नमस्ते सर। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ कृपया हमें बताएं। टिक कर दिए हैं, यहाँ पे भेजना है लोगों को, देख लो। इसके अलावा कहीं और अजीत जी, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाटकों से मेरा जुड़ाव जो है वो स्कूल में एक अप्रत्याशित घटना से हुआ, क्योंकि मैं स्कूल में जब नाटक हो रहा था तो मैं बैठ के जो लोग भी मंच पे आ रहे थे, कुछ दोस्त लोग उनको हूट कर रहे थे जी। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है, ये जब नाटक में जितनी ताली नहीं बजती है उससे ताली ज़्यादा ये जो बोलता है उस पर बजती है। तो उन्होंने कहा कि चलो इधर आओ, और उन्होंने मंच पे खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, अब खुद स्टेज पे आके करो फिर बताओ। तो एक प्रकार से उन्होंने मुझे मंच पे ढकेला जबरदस्ती, और वो नाटक था अंधेर नगरी, हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु का। तो उसमें मैंने एक चने वाले का रोल किया, और ये मेरा एक प्रकार से कहना चाहिए पहला नाटक था। उसके बाद चूँकि मैं डिबेट बोलता था और डिबेट डिस्कशन में भाषण में जाता था, जब मैं विधिवत अगर मैं कहूँ कि मैं थिएटर में इस तरह आया कि जब मैं रायपुर आया, ये बात है 1978 की, तो मैं रायपुर आया तो रायपुर में मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे मित्र बने वो थिएटर से जुड़े हुए लोग थे। तो कुछ जो मैं जहाँ काम करता था वहाँ भगवान स्वरूप सरस जैसे साहित्यिक व्यक्ति थे, कुछ मेरे मित्र थे जो नाटकों में थे। तो मैं पता नहीं कब इप्टा से जुड़ गया और कृषि लेखक संघ से, और वहाँ से जुड़कर मैंने प्रारंभ में तो कुछ नाटकों में काम किया, गिरगिट और कुछ नाटकों में काम किया। फिर मुझे लगा कि संगठन में काम करने की ज़रूरत है। अगर केवल सब आप मंच पे अपना डायलॉग ही याद करोगे तो बाकी कौन सा काम कौन करेगा। तो फिर चूँकि मेरा राइटिंग का स्किल था और मेरे में एक संगठन की क्षमता थी, क्योंकि मैं उस समय कर्मचारियों का नेता भी था, तो मैंने फिर धीरे धीरे जो है वो संगठन की तरफ मेरा रुझान हुआ, और मैं इप्टा के संगठन को देखने लगा, कोषाध्यक्ष रहा। और फिर मैंने जो है इप्टा का जो नाट्य समारोह है वो मैंने हम दोस्तों के साथ मिलकर हमने उसको चालू किया। तो और उसके पहले हमने इप्टा का राज्य सम्मेलन कराया, राष्ट्रीय सम्मेलन कराया। तो मैं धीरे धीरे नाटकों से कब जुड़ता गया बहुत गहरे, और मैं जब भी जरूरत होती थी तो मैं नाटक के लिए स्क्रिप्ट भी लिख दे देता। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करने लगा। इस बीच में मुझे परसाई जी से मेरा बहुत, हरिशंकर परसाई से मैं बहुत क्लोज था, तो उनकी रचनाओं को मैंने नाट्य रूपांतरित किया। और फिर मैं पत्रकारिता से सरकारी नौकरी में चला गया, और मैं नौकरी में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, इन शहरों में मंडला घूमता रहा। फिर मैं लौट के रायपुर आया 95 में मैं जब रायपुर लौटा तो मेरे जो साथी पहले थिएटर वेटर करते थे या यहाँ पे जो समारोह होते थे, तो मैंने पता किया कि वो बंद हो गए। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि महाराष्ट्र मंडल मुक्तिबोध नाट्य स्पर्धा कराता था तो क्यों नहीं करा रहा, तो बोले वो नहीं करा पाता। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि उसको हम लोग कराते हैं। तो मित्रों ने कहा कि जब ये महाराष्ट्र मंडल जैसी संस्था, जिसके बाद प्रेक्षागृह भी है, पूरी संस्था है और संस्कार भी हैं, वो नहीं करा पा रहे तो हम कैसे करा सकते हैं। तो मैंने कहा हम लोग ट्राई करते हैं। तो 97 से मैंने मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत की, और वो फिर लगातार हर साल होता गया, और वो सिलसिला मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का जुड़ता चला गया। और फिर हमने उसमें ये किया कि जो महिला निर्देशिकाएँ हैं, क्योंकि कुसुम देवरस यहाँ पे एक नाट्य निर्देशिका और लेखिका थी, तो उनका निधन हो गया था। तो उनके पति ने मुझसे कहा कि आप जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के नाम से कोई पुरस्कार दिया जाए।
तो हमने देश की 7 रंगकर्मियों को हर साल एक रंगकर्मी को कुसुम दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया और उसमें हम उनको नगद राशि भी देते थे और उनका सम्मान करते थे और उनका नाटक कराते थे। फिर ये सब सिलसिला चलता रहा। करीब करीब अब समझ लीजिए कि ये निर्बाध गति से जो है 20 साल चला मुक्तिबोध नाट्य समारोह, और उसमें 4-5 साल ये जो महिला रंगकर्मियों को सम्मानित करना। इस बीच में मुझे फिल्मों, किसी ने कहा कि आप फिल्मों में जो है, फिल्म भी एक बड़ा माध्यम है और फिल्म के साथ भी आप जुड़िए। तो चूँकि इट्टा में हम नाटक में काम करते थे तो कुछ साथियों में मतभेद था कि हम नाटक से इतर कुछ नहीं करेंगे। तो फिर मैंने एक छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी गठित की और ये समिति गठित करके मैंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और नाट्य समारोह दोनों शुरू किया। 2 साल ये जो मुक्तिबोध नाट्य समारोह बंद रहा। फिर मैंने छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी से न केवल मुक्तिबोध नाट्य समारोह किया, बल्कि मैंने हबीब तनवीर नाट्य समारोह भी प्रारंभ किया। फिर मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर बच्चों का जो नाट्य समारोह किया, फिल्म फेस्टिवल किया। और फिर मेरे साथ, चूँकि मेरी पत्नी जो थी वो, उनका नाटक से उस तरह से पहले जुड़ाव नहीं था, पर चूँकि मैं इतने नाटकों में इतना डूबा हुआ था कि सब जगह उनको ले जाता था, सारी वर्कशॉप अटेंड करती थी वो, और पूरे देश भर में जहाँ भी अच्छे नाटक होते देखने जाती थी, और वो महिलाओं के बीच नाटक कराती थी अपने क्लब में। फिर उन्होंने एक स्वतंत्र निर्देशिका के रूप में नाटक कराना शुरू किया। और इस बीच में हमने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ, हम लोग जब थिएटर करने जाते हैं तो हमारे रायपुर में जो भी प्रेक्षागृह हैं, या तो वो इतने महंगे हैं कि वहाँ रंगकर्मी टिकट लगा के नाटक करें तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या इस दिक्कत में कर नहीं पाते। तो फिर मैंने असम में, गुवाहाटी में जाके, बहारुल इस्लाम है, उनके घर में देखा कि उन्होंने घर के ऊपर थिएटर बनाया है। फिर ऐसे ही मैंने इंदौर में देखा कि वहाँ पर भी हमारे एक साथी संदीप, तो उन्होंने जो है अपने घर के ऊपर थिएटर बनाया। तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने रायपुर में, जो मेरा एक अलग से घर था जहाँ मैं अपना अखबार भी चलाता हूँ, उसके ऊपर मैंने 100 लोगों के बैठने का एक वातानुकूलित पूरा थिएटर बनाया। और मैं उस थिएटर में साल भर वहाँ हम रंगकर्मी की गतिविधि करते हैं, और जो भी करना चाहता प्लेयर, हम उसको निःशुल्क जो है वो थिएटर उपलब्ध कराते हैं। तो वहाँ लगातार रंगमंच होता है। और ये हम लोग ये देखते हैं कि अब जब भी कोई नाटक उठाते हैं तो उसमें मैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरा परसाई जी से थोड़ा ज़्यादा लगाव रहा है, तो मुझे लगता है कि परसाई बहुत अभी भी सामयिक है, प्रासंगिक है। उनकी रचनाओं के कोलाज बना के हमने बहुत सारे नाटक तैयार किए। और इसके अलावा हमने प्रेमचंद के, मंटो के, राजी सेठ के और हबीब तनवीर के बहुत सारे लोगों के नाटक किए। और अभी भी वो हमारा मुक्तिबोध नाट्य समारोह जारी है, हबीब तनवीर नाट्य स्पर्धा भी जारी है, और हम लगातार थिएटर में काम कर रहे हैं। एक प्रकार से हमारे लिए वो थिएटर हमारी पहचान में शामिल हो गया। देश भर के रंगकर्मी जो है वो यहाँ, ऐसा कोई बड़ा रंगकर्मी नहीं है, रतन थीम से लेकर दिनेश ठाकुर से लेकर नादिरा बब्बर से लेकर उषा गांगुली से लेकर, हम किसी की भी बात करें तो वो सब रंगकर्मी हमारे थिएटर फेस्टिवल में आ चुके हैं, और हमको भी वो बहुत जगह बुलाते हैं। हमारा एक नाटक हमने तैयार किया था, मृत्युंजय, जैन देशमुख के निर्देशन में, उसको भी हम लोगों ने भारत भवन में, इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में, सब जगह किया। और अभी भी हम लोग लगातार नाटकों की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें जी, तो हमारा पूरा परिवार जो है वो नाटकों से गहरे जुड़ाव रखता है, क्योंकि हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक एक समझ है। जी, तो हम जहाँ कहीं भी इस तरह की गतिविधि होती है, चाहे हमारी संस्था उसमें इन्वॉल्व होना हो, और हम उसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमको सबसे ज़्यादा एक प्रकार से सुकून देता है। जैसे लोग, मैं एक ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, कोई मथुरा, काशी, बनारस, वृंदावन, यहाँ जाते हैं, कोई मक्का मदीना जाता है, कोई और कहीं जाता है। हम लोगों को लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा सुकून जो है वो कहीं मिलता है तो थिएटर में। और हमको लगता है कि ये एक सामूहिक कला है, और इसमें हम ना केवल हम भी मज़े करते हैं, अच्छा लगता है हमको, बल्कि हमारे साथ पूरी टीम होती है, और जो दर्शक देखता है, तो हमारा बहुत बड़ा पैसा, अगर हम कहें कि हमारे परिवार का बहुत बड़ा पैसा जो है
वो इस तरह के आयोजनों में ही जाता है। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति आप कैसे देखते हैं? पहले तो रायपुर में जानना चाहूँगा, फिर छत्तीसगढ़ में। देखिए, हिंदी रंगमंच की स्थिति को तो मैं बहुत अच्छा तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये रेगुलर नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने जनमंच में वीकेंड थिएटर शुरू किया कि सैटरडे संडे फ्राइडे आप करें, पर मैंने निःशुल्क देता हूँ, उसके बाद भी लोग जो जिनको करना चाहिए वो नहीं आते। तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, और जो लोग कुछ लोग शौकिया रंगमंच करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो रेगुलर नहीं होता। होता तो है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं होता, होता है, और दर्शक भी आते हैं, हमने एक बड़ा दर्शक भी बनाया है। पर अगर जब तक ये रेगुलर नहीं होगा, टिकट खरीद के लोग नहीं देखेंगे, तो हम कलाकारों को यदि पैसे नहीं देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ी सिनेमा आ गया, उस सिनेमा में लोगों को खड़े होने का पैसा मिलता है। तो कोई भी कलाकार अगर नाटक में आएगा और उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फिर बहुत दिन तक नहीं टिकता है। तो ये एक बड़ा संकट जो है यहाँ मैं देखता हूँ कि उसकी नियमितता नहीं होना और उसमें उससे आय नहीं होना। तो लोग अगर अपने जेब से पैसे लगा के करेंगे तो हो सकता है कि मेरे जैसे लोग कुछ सक्षम हैं जो बहुत दिनों तक करा ले, पर ये हर आदमी के बस की बात नहीं। जी, ये सर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि छत्तीसगढ़ सिनेमा आने से लोग रंगमंच से उधर जा रहे हैं। हाँ, और वो एक उनके लिए नर्सरी है, वो उनको कलाकार रंगमंच से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रशिक्षित होते हैं, और ऐसा तो कोई प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ में है नहीं फिल्मों के लिए। जी। तो जो लोग रंगमंच करते हैं वही लोग सिनेमा में दिखते हैं। अभी तो मैं सबसे मजेदार देख रहा हूँ कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के जितने ऐड आ रहे हैं जी टीवी के लिए, वो सब हमारी लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। इसलिए भी हमारी कोई रिहर्सल नहीं हो सकती, उनको पैसा मिल रहा है और हम रोक भी नहीं सकते। जी। अच्छा सर, इस छत्तीसगढ़ में रंगमंच की स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी करना आप चाहेंगे? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जहाँ से हबीब तनवीर आते हैं, जहाँ से शंकर शेष आते हैं, जहाँ से सत्यदेव दुबे आते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा लोक कला का एक समृद्ध परंपरा है, जहाँ पे खैरागढ़ विश्वविद्यालय जैसा पूरा एशिया का अकेला विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जिस तरह से रंगमंच को होना चाहिए तो ऐसा तो नहीं है। जी, मतलब कि आप वैसा नहीं है कि मतलब इसे मैं क्या समझूं आप? मतलब एक ललक पैदा करे, नियमितता नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कलाकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो और जो आ रहे हैं वो उनका कमिटमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सिनेमा में ना जाएं, पर वो रंगमंच के लिए यदि समय देना चाहें तो वैचारिक रूप से भी उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से नियमित रंगमंच नहीं होता। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कौन कौन सी हिंदी लेखिका, उपन्यास कह रहे, नाटक आ रहे हैं जो स्त्री उम्र से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हैं? देखिए, हिंदी लेखिकाएं तो कोई नाटक तो नहीं लिख रहा है। अच्छा, ये तो मैं आपको बहुत साफ साफ बताऊं, जो लिखा जा रहा है उसका नाट्य रूपांतरण हो रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि जो भी लेखिकाएं तो कम हैं, और जो भी लिखा है उनकी कृतियों का नाट्य रूपांतरण, जया जादवानी के किताब का भी मैंने देखा कि उसका एक नाट्य रूपांतरण होकर जो है अभी डॉक्टर कुंज बिहारी ने किया है। अच्छा, वो उपन्यास है सर? हाँ, ओके। तो और ऐसे जैसे रचना मिश्रा जो है वो क्या कर रही हैं कि कहानियों को लेकर, चाहे प्रेमचंद की कहानी हो, चाहे राजी सेठ की कहानी हो, चाहे किसी और की कहानी हो, कविताएं हों, तो उन कविताओं को तैयार कर रही है नाटक के रूप में। तो अलग से अगर आप कहें कि नाटक अलग से कोई लिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। नाटक का लेखन तो पूरे देश में कम हुआ है, क्योंकि नाटक तो तभी पूरा होता है जब उसका मंचन हो। कोई नाटक की पूर्ण आहुति या पूर्णता तभी है जब वो मंचित हो। तो यदि कोई लेखक को लगता है कि मैंने लिखा, उसको किसी ने खेला ही नहीं, तो कहानी तो कोई पढ़ लेगा, उपन्यास कोई पढ़ लेगा, नाटक यदि वंचित ही नहीं होगा जी। तो ये अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब नाटक लेखन का काम नाटककार खुद ही करने लगे। क्यों? क्योंकि जो लेखक है उसको नाटक का जो रंगमंच का गणित नहीं मालूम है कि रंगमंच में ये दृश्य कैसे होगा, ये दृश्य कैसे होगा। पर अगर हबीब तनवीर लिखते हैं नाटक तो वो जानते हैं कि यदि मैं दृश्य लिख रहा हूँ तो इसको मंचित भी करना है। मोहन राकेश यदि बैठ के करा रहे थे तो वो नाटकों से जुड़े हुए थे। तो अब ये हो गया कि जो रंगकर्मी है वो खुद ही समझ रहे हैं कि मेरी जरूरत क्या है,
तो वो उस तरह से अब अलग से लेखक इसके लिए नहीं लिख रहा है। जी, मतलब जो मौजूद हैं उपन्यास, कहानियाँ या कविताएं, उन्हीं को हाँ, लोग कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक जो हैं हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं। वैसे तो आपने काफ़ी का नाम हमें बताया था, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सफिशिएंट है कि हाँ। उसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है पर्याप्त है। आप तो और लोगों से मिलेंगे तो और नाम बता सकते हैं। जी। अब जैसे कुछ लोग जगदलपुर में काम कर रहे हैं, अच्छा, कुछ बिलासपुर में कर रहे हैं। सर जगदलपुर के बता सकते हैं क्या? हाँ, रहीम है, रहीम है, जी। रहीम है, और भी बहुत सारे नाम हैं वहाँ पर। एम रहीम है, और क्या लड़का एक मर गया अभी, वहाँ पे भी नाट्य स्पर्धा होती, मैं गया वहाँ। जी तो जगदलपुर में विजय सिंह है, जी सरिता उनकी पत्नी है, वो ठाकुर है, जी। सरिता सिंह, वो भी कराती हैं बच्चों का नाटक, है ना। जी और दो चार लोग हैं वहाँ जी। जो कराते हैं। बिलासपुर में सुनील चिपड़े कराते हैं, सचिन शर्मा कराते हैं, संज्ञा टंडन कराती हैं। जी, सुनील चिपड़े, संज्ञा टंडन, और एक और नाम लिया था आपने? वाजपेयी का मैंने बोला नाम, जी, पूरा नाम क्या बता था? रहा हूँ। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक हैं जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं आपके संज्ञान में? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई है वो कोई स्त्री को लेकर विशेष करके काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। जी सर। वो रेगुलर काम करते हैं जो नाटक उनकी समझ में आता है। तो आजकल तो क्या हो गया है इसमें कि बहुत सारा एजेंडा बेस्ड नाटक होता है। देखिए, अभी नाटकों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आई है कि ये जो ग्रांट मिलता है, गनीमत है कि छत्तीसगढ़ में भी ग्रांट की बीमारी नहीं आई है, पर पूरे देश में जो लोग रंगकर्मी ग्रांट ले रहे हैं या जो रेपेट्री ग्रांट ले रहे हैं, तो वहाँ से हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट से एक कोई विषय वस्तु तय होती है कि इस बार रविन्द्रनाथ पे नाटक करो, इस बार इसके करो, तो लोग उसको उस पर भी फोकस करते हैं। ये भी एक मतलब आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है। तो बहुत बार तो जो रेपेट्री है वो उस तरह के नाटक करती है जो जिससे ग्रांट मिलती है। तो अगर मान लो स्त्री विमर्श, अगर कल को ग्रांट स्त्री विमर्श से पैसा मिलने लगे तो पूरे देश में आपको स्त्री विमर्श के नाटक देती है। ओके। ये तो बड़ा खेल है। मतलब ग्रांट के लिए हो रहा है ये सब? नहीं, वो एजेंडा तय होता है ना। देखिए, ये समय देखिए हर क्षेत्र में एजेंडा तय होता है जी। कि सुबह से एजेंडा तय होता है कि आज अपने को क्या करना है। तो कुछ लोग एजेंडा तय करते हैं, तो एजेंडा संस्कृति के क्षेत्र में भी तय होता है, एजेंडा राजनीति में भी तय होता है। तो आपको एजेंडा दिया जाता है, जो आपको पैसा दे रहा है वो आपको एजेंडा भी बताएगा ना। जी, सही बात। हाँ, अच्छा सर, स्त्री नाटककार द्वारा, चूंकि आपने बोला कि कोई विशेष स्त्री मुद्दों से जुड़े नाटकों पे कोई विशेष काम स्पेशली नहीं किया जा रहा, सभी पे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप कैसे लेंगे कि स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन? देखिए, बहुत मैंने बोला, बहुत रेखांकित करने लायक काम नहीं, सीधी सीधी बात है। जी सर। मतलब ऐसा काम नहीं कि मैं इसको कहूँ कि ये साहब बहुत अद्भुत काम है और मैं इसको देखकर अभिभूत हूँ। अच्छा सर, महिलाओं यानी स्त्री एक्ट्रेस आ रही हैं क्या हाँ, आ मंचन रही हैं, में? अभी तो आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, और बहुत सारी लड़कियाँ चूँकि गांव कस्बे से यहाँ नौकरी के लिए आई हैं, पढ़ने के लिए आई हैं, तो मेरी संस्था में देखता हूँ कि हर बार नई नई लड़कियाँ आती हैं। तो क्या उनके आने से रंगमंच में कोई परिवर्तन, विकास या कुछ अच्छा, कुछ आपके हिसाब से दिख नहीं, रहा अब है? वो लोग अपने अपने, वो तो टाइम भी आती है, वो लोग बहुत कमिटमेंट के साथ, देखिए सबका भी उद्देश्य जो है वो नौकरी करना है, एक बेहतर जॉब पाना है। जी वो कोई फुल टाइम रंगकर्मी नहीं है। जी तो सर। उनके आने से कोई बहुत विकास हुआ हो ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। पर हाँ, एक नई जब लहर आती है, नया कुछ आता है तो उससे अच्छा तो लगता है, पर वो कोई बहुत ऐसा कोई मतलब उनके आने से कोई बहुत तब्दीली आई हो ऐसा नहीं। जी सर। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से आपकी स्थिति में कोई बदलाव? देखिए, महिलाओं के साथ मैं एक बात बहुत अच्छे से देखता हूँ, जी। महिलाएं बहुत व्यवस्थित होती हैं जी सर। और उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखती हैं
और जी। इसीलिए मैं चाहे रचना हो, चाहे सिग्मा उपाध्याय हो, चाहे ये अग्रहरि हो, जी। ये इन लोगों को मैं देखता हूँ कि ये नाटक से परे हटके भी, जैसे पुरुष करता तो हो गया चलो काम खत्म निकलो, पर ये लोग बहुत बारीकी से जोड़ती हैं और बहुत गंभीरता से काम करती हैं। जी। तो आपको कुछ कुछ परिवर्तन या कुछ लग रहा थोड़ी मुझे मोड़ा? लगता है कि थोड़ा ठहराव इनके साथ होता है, थोड़ा एक पारिवारिक माहौल होता है इनके बीच में, जी। तो ये थोड़ा बहुत मतलब एक बहुत वो होता है कि ये बच्चे जो आते हैं नाटक के, जैसे मैं यही देखता हूँ कि उनके खाने पीने की चिंता, उनके जन्मदिन की चिंता, एक अपनत्व जो है वो एक महिलाओं के आने से एक फैमिली एटमॉस्फेयर कह सकते हैं कि वो क्रिएट होता है। अच्छा सर, इनके आने से नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा? हाँ, ये क्योंकि बारीक होती हैं तो ये सौंदर्य बोध तो उसमें बढ़ता है। दृश्यों में तो बहुत सारी तब्दीली आती है, क्योंकि जी। वो बहुत सारी चीज़ों को घर में पर्दा कहाँ लगेगा, कहाँ पे सोफा होगा, कहाँ पर क्या होगा, तो ये तो मुझे देखता है कि मैं तो अगर रचना के बारे में कहूँ जी। कि वो तो पूरा उनको जितनी बारीक से वो देखती है हम तो नहीं देख पाते। जी। ये तो है। और कोई परिवर्तन सर? वो बताया कि एक तो सांगठनिक रूप से जोड़ती हैं और थोड़ी धैर्य रखती है, समय निकालती हैं। नाट्य वस्तु में सर जो कहानी के कलेवर में कैसा हाँ, वो परिवर्तन? चूंकि महिला की जब कहानी उठाती हैं तो जैसे अभी लांछन उठाया जी। तो उसकी बारीकियों को समझती है ना, महिला के दुख दर्द को, जी। क्योंकि महिलाएं हैं तो महिला की पीड़ा को, महिला की तकलीफ को वो बेहतर ढंग से व्यक्त करती है। जी। अच्छा, पुरुषों के नाट्य वस्तु और इनके नाट्य वस्तु में कोई फर्क आपको समझ में? देखिए, ये बेसिक नाट्य वस्तु का फर्क तब आता है जब आपका कोई दृष्टि हो, सोच हो। ओके। अगर पुरुष या स्त्री कोई भी हो जिसके पास बेसिक समझ नहीं है, अगर उसके पास दृष्टि नहीं है, तो आप किसी को भी कहीं खड़ा करो, उससे कोई फर्क नहीं। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार जो है कि कोई भूमिका नहीं है। सरकार की जो है, जी। सरकार मैंने बोला ना, सब एजेंडा होता है। हमारे अगर मैं अपने संस्कृति विभाग की बात करूं तो वो कोई ऐसा काम नहीं करा, वो एक थिएटर नहीं बना पाया। उसने नाट्य दलों को चिन्हित करके ये नहीं किया कि हम इनको मदद करेंगे। यहाँ पे इतना बड़ा प्रेक्षागृह बना जिसका 1 लाख रुपए किराया है। यदि संस्कृति विभाग चाहता तो उसको महीने में साल में 50 दिन के लिए बुक करके वो कंसेशन पे अपने माध्यम से डिपार्टमेंट लोगों को दे देता, संस्थाओं को, पर ऐसा उसने कुछ नहीं किया। तो संस्कृति विभाग एकदम जो वो चुप? सिर्फ नहीं, वो करते हैं जब कोई मंत्री फोन करता है, कोई मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आए, कोई प्रभारी आदमी आए, तो उनका एजेंडा सरकार के साथ तय होता है। इसमें मैं विभाग को क्या बोलूँ, तो अधिकारी हैं, तो इनका एजेंडा कुछ अलग। अभी मैंने पिछले साल के आप निकालोगे तो वो जो सारे विधायकों ने कहा कि हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, वो जो भजन कराते रात में, उसके लिए जो भजन गाते हैं ना लोग, जगराता जी, उसके लिए पैसे दिए, तो उनका एजेंडा तो कुछ और ही है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका बता रहे हैं आप अभी? केंद्र में भी जिनको ग्रांट मिलता है वो ये बात सही है कि रेपेटरी ग्रांट मिलता है, पर उनका प्रभाव यहाँ तो नहीं दिखता, उतना प्रभाव तो नहीं है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, केंद्र से जो रेपेटरी ग्रांट मिलता है उसका यहाँ असर आपको नहीं दिखता? नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ की संस्थाएं ने उस तरह से ग्रांट लिया ही नहीं है ज़्यादा। जी, उसका असर यहाँ मध्य प्रदेश में है इसका प्रभाव बहुत, MP में है। हाँ बहुत है। वहाँ तो जो भी नाटक कर रहा है उसने रेपेटरी बना लिया जी। और रेपेटरी बेस वो बहुत बार रेपेटरी में चूंकि उनका टारगेट होता है कि इतने नाटक करना ही पड़ेगा, जी। तो जैसे एक संस्था है तो उन्होंने अपने 5 डायरेक्टर बना लिए हैं, 5 डायरेक्टर को डायरेक्टर ग्रांट मिल रही है, 8-8 लोगों को मिल रहा है। ये भी एक खेल है। मतलब समझने, सिस्टम को समझने का गेम है। जी। अच्छा, आप किस तरह के योगदान सरकार से चाहते हैं? मुझे लगता है कि सरकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए। जी। जो लोग गंभीर रंगकर्म कर रहे हैं उनको, उन संस्थाओं को चिन्हित करके उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। जगह जगह छोटे रंगमंच बनाना चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से थिएटर कर सकें। थिएटर के लिए, रिहर्सल के लिए स्पॉट देना चाहिए। और जो भी आप इस समय जो कोर्स या जिस तरह की महापुरुषों को या जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं, आप बीच बीच में स्कूलों में उसको
इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी तो नई शिक्षा नीति में इस पर बड़ी बात हुई है कि वहाँ पर रंगमंच होना चाहिए, तो इसको अनिवार्यता मतलब इसको अंतिम पीरियड में रखिए, इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि ये समग्र विकास के लिए काम आता है, ये लोगों को जी। एक सामूहिकता सिखाता है, तो ये बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो अभी हमारे समाज में बहुत व्यक्तिवाद हो रहा है जी उससे ये लोगों को जात पात ये सब धर्म फैल रहा है, इससे इसको अलग करेगा, क्योंकि यहाँ सब मिल के काम करते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो सरकार को करना ही चाहिए, पर सरकार जिन लोग हैं वो तो मतलब किस तरह से भेदभाव करके ही बनती है सरकारें, तो उस लोग कहाँ से ही करने लगे। जी सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपको दिखती है? हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ मैंने बोला उतनी ही है कि जितना वो मतलब आज अगर इनकी बार्गेनिंग पावर होती जी तो जो समाज किसी को भी झुका लेता है, उसके समाज के हाल बन जाते हैं, समाज को सब चीज़ मिल जाता है। जगह जगह हम हर जगह देखते हैं कि सामाजिक भवन बन रहे हैं, पर रंगमंच तो नहीं बन रहा है ना, जी क्योंकि ये आज देखिए इस पूरे सिस्टम में जिसको वोट में बदलने की ताकत है, जी जो राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित कर सकता है, वो सब काम करा सकता है। रंगकर्मी की कोई हैसियत ही नहीं। मतलब कि आपके हिसाब से रंगमंच की, हिंदी रंगमंच की विशेष कोई स्ट्रेंथ है नहीं जी। अच्छा सर, अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला, तकनीकी पक्ष में। देखिए तकनीक को तो बहुत लोगों ने सहज स्वीकारा। तकनीक अब तो मैं देखता हूँ कि रंगमंच में तकनीक बहुत हावी है जी और अब जैसे म्यूजिशियन बहुत महंगे हो गए हैं, तो अब जो संगीत है जी वो रिकॉर्डेड बज जाता है, जी ठीक है। लाइव संगीत नहीं बजा पाते क्योंकि पैसे देने नहीं है। जी दूसरा लाइट वाइट का भी लोगों ने बहुत बढ़िया कर लिया है। एलईडी भी लगा लेते हैं लोग आजकल, तो मैं देखता हूँ बीच में दृश्य भी दिखा देते हैं। अब तो जी। नाटक उस तरह से भी होने लगे कि कुछ फिल्म के दृश्य भी उसमें डाल देते हैं। जी। हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि लाइटिंग में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मंचन के क्षेत्र में सर? मंचन के क्षेत्र में भी अब लोग अभी नुक्कड़ नाटक उस तरह से तो नहीं हो रहे हैं जी जैसे पहले होते थे, पर मंचन के क्षेत्र में भी ये है कि अब वही लोग बड़े नाटक कर पा रहे हैं या जिनके पास संसाधन है। जी। एमेच्योर थिएटर ग्रुप तो जैसे तैसे जुगाड़ करके अभी भी उसी, मुझे लगता है 2 दशक पहले जैसी स्थिति है। एमेच्योर वाले में हाँ शौकिया हाँ। स्थिति। अच्छा सर, अभी एक्सपेरिमेंटल थिएटर कुछ आपको दिख रहा है? इधर तो नहीं है। अब लोग, हाँ एक चीज़ और आई बदली, अब बड़ी टीम कोई नहीं रखता, अच्छा क्योंकि टीम को छोटी कर रहे हैं, क्योंकि कोई बुलाएगा तो उसको रुकवाना भी है, खिलाना पिलाना है। तो अब ये देखते हैं कि मैनेज करना मुश्किल होगा, तो बड़े नाटक, ऐसे नाटक उठाते हैं जिसमें कम लोग लगे, ओके, है ना। कम पात्रों वाले नाटक। अच्छा सर, एक्सपेरिमेंट आप बोल रहे हैं कि इधर एक्सपेरिमेंट नाटकों में नहीं हो रहा आपके हिसाब से? मुझे तो बहुत कोई ऐसे दिखा नहीं। विशेष नहीं। अच्छा, संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का प्रयोग? हाँ, लाइट के जरिए अपने बहुत सारे जो दृश्य हैं उसमें वो लोग संवेदनाओं को उभारते हैं जी म्यूजिक के जरिए, लाइट के जरिए, ये सब करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया हमें। हाँ आशीष, बताओ जा रहे थे तुम लोग? अभी हम बात कर रहे थे सर से। सर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस इंटरव्यू के लिए सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।